हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8th सेमेस्टर वाले बच्चे जितने भी हैं, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो 8th सेमेस्टर में भी एग्जाम देने वाले हैं इस महीने। उनके लिए आज मैंने स्टार्ट करी है एक नई बुक जिसका नाम है एडवांस बिजनेस रिसर्च। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं, 5 चैप्टर हैं। मैं अपनी वीडियोस में एक एक करके हर एक यूनिट में, हर एक वीडियो में एक एक यूनिट कवर कराने वाला हूं और इस बुक को धीरे धीरे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 2 बुकें अपलोड कर दी हैं जिसमें आपके जो कोर कोर्सेज हैं, एक तो इकोनॉमी ऑफ भारत है और दूसरी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स करके बुक है। तो वो जाके अगर आपने नहीं देखी तो वो जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में वहां जाके चैनल पे वॉच आउट कर लेना। प्लेलिस्ट दोनों की बन चुकी है। ये तीसरी बुक है जो मैं 8th सेमेस्टर की बीकॉम और ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों की जो कवर करा रहा हूँ 8 सेमेस्टर वालों की, ठीक है। ये आपकी 3rd बुक की सीरीज में स्टार्ट कर चुका हूँ बनाना। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि एडवांस बिजनेस रिसर्च, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर नंबर 1 हाइपोथेसिस के बारे में क्या पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, आपको हो सकता है कम समझ आए क्योंकि पहली बार आप सुन रहे हो या फिर आप पहली बार इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आपने इससे पहले, मेरे को नहीं लगता कहीं इसे पढ़ा होगा, अगर आपने मास्टर्स वगैरह नहीं करी हो तो भाई सुनो, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ टाइम आपको समझ ना आए हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, पेशेंस बना के बस वीडियो आपको वॉच करनी है। 10 मिनट या 15 मिनट जब आप ध्यान से सुन लोगे उसके बाद आपको चीजें क्लियर होने लग जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना, थोड़ा पेशेंस लगा के समझना है, जल्दी समझ आ जाएगा आपको चैप्टर, क्लियर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, वो ये है कि इस सब्जेक्ट के नोट्स रेडी बन चुके हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं इस सब्जेक्ट के तो उसका जो मिनिमम प्राइस है वो 150 से लेके 200 के बीच में रखा गया है। तो अगर आप लेना चाहते हो 150 के अराउंड तक आपको मिल जाते हैं लमसम। अगर आपको बाय करने हैं तो उसके लिए आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, तो वहां से जाकर आप मेरा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल पिक नहीं करते भाई। व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर हेलो और मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम प्राइस जो होगा वो पे करके आप इसकी पीडीएफ को बाय कर सकते हो। नोट्स में आपको सारे के सारे यूनिट्स मिलेंगे, पूरे सारे 5 के 5 चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें आपको सारा एक्सप्लेनेशन करके दे रखा होगा शॉर्ट में। 40 से 50 पेज के अंदर आपको सारा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इन चैप्टर्स का, ठीक है। जो लेना चाहता है वो जाके कर सकता है मैसेज, और जो नहीं लेना चाहते तो भाई उन भाइयों के लिए या उन बहनों के लिए भाई वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो से आप वॉच आउट कर सकते हो, क्लियर है, समझ आ। चलिए भाई शुरू करें फिर आज का चैप्टर। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और जितने भी इसके चैप्टर में करवाता जाऊंगा उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना भूल जाना। वहां आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी, जैसे मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आपको मेरा ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, या आपकी ग्रुप में जो ज्वाइन होना चाहता है तो ग्रुप के लिंक्स वगैरह भी हैं और इनके प्लेलिस्ट वगैरह भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो डिस्क्रिप्शन में सब चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, थोड़ा पेशेंस लगा के समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ध्यान से समझना। कह रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले लिखा है मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को समझेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन बनाना। क्या होता है, एज्यूम्ड करना। क्या होता है, एज्यूम्ड करना, ठीक है। यानी कि किसी चीज के बारे में एक विचारधारा बना लेना, किसी चीज के बारे में एक विचारधारा बना लेना। देखो काफी बार होता है ना, पुराने टाइप के जो अंकल आंटीज होते हैं वो आपके बारे में विचारधारा बना लेते हैं। मैं रोज सुबह जाता हूँ 7 बजे, मैं रोज शाम को 7 बजे घर आता हूं। मैं ऐसे लगातार 2-3 दिन गया तो अंकल आंटी विचारधारा बना लेंगे कि शायद शर्मा जी का लड़का जॉब पे जाता है या मिश्रा जी का लड़का जॉब पे जाता है, वो सुबह जाता है और शाम को आता है, वो जॉब करता है, ठीक है। फिर मैंने देखा ऐसे ही एजम्पशन हम लोग भी बनाते हैं। सेम एजम्पशन क्या करते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग भी हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है एजम्पशन करना, यानी किसी के बारे में कुछ विचारधारा बनाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा एक लड़का जो है रोड पे रोज कटोरा लेके बैठता है, रोज कटोरा लेके बैठता है, 2-3 घंटा कमाता है और वापस आ जाता है। फिर मुझे समझ आया, पहले मुझे लगा कि शायद ये भंडारे में जाता होगा कटोरा लेके भाई सब्जी वगैरह मांगने, पूड़ी वगैरह मांगने। फिर मुझे समझ आया जब उसके कटोरे में चिल्लर देखे तो मुझे समझ आया कि भाई मैंने एजम्पशन मान लिया, नहीं ये रोड के साइड में बैठ के क्या करता है, भीख मांगने का काम करता है। मैंने एजम्पशन बना लिया कि ये भीख मांगने का काम करता है। अगर इसी एजम्पशन के लेवल को बड़ा कर दिया जाए तो उसको हाइपोथेसिस बोला जाएगा। अब इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बड़ा करके कैसे, फॉर एग्जांपल
मैं रहता हूं दिल्ली में, मैं कहाँ रहता हूं, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में रहता हूं, ठीक है। अब मैंने देखा कि जो साउथ दिल्ली के मेरे दोस्त हैं, यानी जो साउथ दिल्ली वाले मेरे दोस्त हैं, उनकी जो सैलरी है वो मुझसे कई गुना ज्यादा है। मैंने ये देखा, मेरे 3 दोस्त हैं साउथ दिल्ली में, एक का नाम है राजू, एक का नाम है चोर, एक का नाम है बन गया। सुनो, ये 3 मेरे दोस्त थे। मैंने देखा राजू की सैलरी जो है वो 50,000 के अराउंड है। नॉर्थ दिल्ली में काम नहीं करता, वो साउथ दिल्ली में काम करता है, ठीक है, अमीरों की जगह है भाई। फिर मैंने देखा कि अच्छा इसकी सैलरी ज्यादा है मुझसे। फिर मैंने पूछा चोर से, अपने दूसरे दोस्त से, मैंने बोला भाई तेरी सैलरी कितनी? वो बोला मेरी 75 के अराउंड है, बस सिर्फ इतनी सी है। मैंने बोला 75 सिर्फ इतनी सी, बस बस। भाई मैं शौक में हो गया। तो उसने बोला 75 है, मेरे को समझ आ गया, अच्छा इन दोनों की सैलरी ज्यादा है। फिर मैंने तीसरे से पूछा, जो बन गया था उससे पूछा, मैंने पूछा भाई आपकी सैलरी कितनी है? उसने बोला भाई मेरी सैलरी 1 लाख है। अब मैंने अजम्पशन बनाया कि यार कुछ तो बात है जो साउथ दिल्ली के लोग वहां पे ज्यादा कमा रहे हैं। मुझे ये चीज समझ आई, मैंने अजम्पशन बनाया कि नॉर्थ दिल्ली से ज्यादा पैसे मिलते हैं साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली के सभी लोगों की सैलरी ज्यादा होगी। सिंपल है। मैंने क्या अजम्पशन बनाया कि मुझसे ये देखा मैंने कि जब मैंने 3 लोगों से पूछा उनकी सैलरी मुझसे ज्यादा थी, तो मैंने अजम्पशन बनाया कि शायद हो सकता है साउथ दिल्ली में ज्यादा सैलरीज प्रोवाइड होती हैं, कंपनी में अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी पे करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक अजम्पशन बनाया, क्या बनाया, एक एज्यूम्ड करा, एक विचारधारा बनाई, एक सोच बनाई, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। अब क्या ये विचारधारा सही ही होगी या मेरी ये जो विचारधारा है ये गलत ही होगी? देखो दोनों चांसेस है। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि जो मैंने अजम्पशन करा, जो मैंने सोचा वो सही ही होगा, है ना। मैंने अजम्पशन करा कि तुम मेरी वीडियोस में सिर्फ मेरा चेहरा देखते हो, पढ़ते नहीं हो। मैंने ये अजम्पशन करा, ठीक है, क्योंकि कमेंट में तो बच्चे लिखते हैं नहीं ऐसा कि मैं पढ़ रहा हूँ भैया अच्छा लगा। उसमें तो आप लोग ऐसे लिखते हो कि लेजेंड वॉचिंग बिफोर 2 आवर एग्जाम, लेजेंड वॉचिंग इन द बस, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है वो शकल ही देखने आते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा, एजम्पशन बना ली, क्या मेरी ये विचारधारा सही है? क्या सारे बच्चे शकल ही देखते हैं, पढ़ते नहीं है? भाई पढ़ते भी तो हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी जो अज्यूमशन है, यानी जो मैंने विचार किया है, जो मैंने सोचा है आपके बारे में, वो गलत भी हो सकता है। 2 चीजें होती हैं, देखो, या तो आपने कुछ सही सोचा होगा या तो आपने कुछ गलत सोचा होगा, 2 ही चीजें हो सकती है। मैंने सोचा साउथ दिल्ली के लोगों की सैलरी ज्यादा है, इसमें देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो मैंने सही सोचा है, प्रिडिक्ट किया होगा, या फिर मैंने गलत प्रिडिक्ट कर लिया होगा। अगर मैंने सही प्रिडिक्ट कर लिया ना, अगर मैंने सही प्रिडिक्ट कर लिया, उसको मैं बोलूंगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या बोलूंगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। या फिर अगर मैंने गलत प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने गलत को ही सही मान लिया। काफी बार होता है ना, हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है, और वो इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हमको वो सही लगने लगता है, हमको वो सच में सही लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या करा, चिमटा बजाना चालू कर दिया। रोटी सेकते हैं ना चिमटा, मैंने वो बजाना चालू करा। मम्मी ने बोला कि चिमटा मत बजा, इससे लड़ाई होती है। एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है, रिचुअल है, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। मैंने चिमटा बजाना फिर और चालू कर दिया। मम्मी मेरे को डांटने लग गई कि मत बजा मत बजा। मम्मी कहना इसको बजाने से घर में कलेश होता है, घर में लड़ाई होती है। और मैं सोच रहा हूँ लड़ाई तो हो रही है यार, क्यों मैं चिमटा बजा रहा हूं, मम्मी मेरे को डांट रही है, कहीं ना कहीं कलेश तो चालू हो रहा है ना। तो चिमटा बजाने से कलेश होता है, क्या है, एक एजम्पशन है। अगर वो एजम्पशन गलत है तो वो कहलाएगा नल हाइपोथेसिस। क्या कहलाएगा? नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अजम्पशन सही है तो कहलाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर हो रही है? ये जो मेरी बातें हैं आपको समझ आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे। आगे सुनो, ऐसे ही आराम से आसन तशरीफ टिका के सुनना, सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है। सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 चीजें होती है, एक तो अजम्पशन या तो सही होती है या तो गलत होती है। अगर अजम्पशन सही है तो अल्टरनेट, और अगर अजम्पशन गलत है तो नल हाइपोथेसिस। अब मेरी बात सुनो, नल हाइपोथेसिस के सारी गलत अजम्पशन देती है? नहीं भाई सुनो, नल हाइपोथेसिस भी कुछ सही अजम्पशन देती है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। देखो, अगर मान लो आपके दोस्त ने कुछ कहा, आपके दोस्त ने कहा कि भाई दूध से और आप शार्पनर से जो पेंसिल छीलते हो उसके छिलके से और दूध को मिलाओगे तो रबड़ बन जाती है। क्या बन जाती है? इरेजर बन जाती है। फिर आप उसको जब तक नहीं विश्वास करते ना, जब तक आप टेस्ट नहीं कर लेते। आपको तो चुल है, आपको तो टेस्ट करना है। या फिर आपकी दोस्त ने बोला कि बहन इस फाउंडेशन को लगाने से या इस कंसाइलर को लगाने से आपकी आंखें और सुंदर हो जाएगी, आप और ज्यादा मल्लिका शेरावत या ऐश्वर्या राय जैसी लगोगी। फिर आपको तो चुल थी, आपको तो करना था वो, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसको अप्लाई करके देखा, आपने उसको अप्लाई करके देखा। अगर अप्लाई करने के बाद वो वैसा आया रिजल्ट जैसा आपकी दोस्त ने कहा था, इसका मतलब हाइपोथेसिस करेक्ट है। अगर वो रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपकी दोस्त ने बताया था, तो हाइपोथेसिस गलत है। यानी हमने क्या अजम्पशन कर लिया, गलत।
और ये हमने चेक कैसे किया कि ये हाइपोथेसिस सही है या हाइपोथेसिस गलत है? ये हमने एजम्पशन के बेसिस पे नहीं करा, ये हमने प्रैक्टिकल टेस्ट करने के बेसिस पे करा। आगे पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस अजम्पशन के बेस पे चलती है। अजम्पशन यानी कि मैंने माना पूरी दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि 2 लोग गरीब हैं, फिर मैं थोड़ा आगे गया, मैंने देखा 4 लोग और गरीब हैं, फिर मैंने और आगे गया, फिर मैंने देखा यार 10-12 और भिखारी आ गए मेरे सारे। मैंने सोचा इतने गरीब बसे हैं दिल्ली में सारे गरीब ही है क्या, मैं एक अमीर रह गया। सुनो, फिर मैंने अजम्पशन बना लिया कि पूरी दिल्ली ही गरीबों से भरी पड़ी है। आप होता है ना ऐसा, मान लो एक भिखारी को पैसा दोगे, 2 को दोगे, 3 को दोगे, फिर आपको लगने लगेगा कि यहाँ सब भिखारी है क्या, कोई अमीर नहीं है क्या हमारी तरह, है ना, हम लोग रिच फैमिली से कहाँ आ रहे हैं, छोटे लोगों में आ रहे हैं। सुनो, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने अजम्पशन बना लिया कुछ चंद सैंपल्स के बेसिस पे, वर्ड याद रखना, हमने सैंपल्स के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन का क्या करा, एक आइडिया लगा लिया कि पूरी पॉपुलेशन ऐसी है। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, सुनो, मैंने अजम्पशन दिया, यार सब्जी वाला क्या करे भाई, थोड़ा सा रोड पे पड़ जाता है तो सब्जी भाजी वाले आते रहते हैं, उनका भी काम है, रोक नहीं सकते। ठीक है, सुनो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एलिफेंट इन द रूम, सुनो, हाँ, तो इग्नोर करना है, ठीक है, एलिफेंट इन द रूम। सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हाइपोथेसिस की। अब हाइपोथेसिस में मैंने बताया कि, अब मैंने बोला मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, चावल मैंने पकाए कुकर में, और कुकर में से मैंने एक दाना चावल का निकाला और उसको ऐसे दबा के देखा, वो गल गया था। मैंने अजम्पशन बनाई कि पूरे कुकर के चावल जो है वो पक चुके हैं, कुक हो चुके हैं अच्छे से। तो यहां मैंने क्या करा, पूरे पॉपुलेशन को थोड़ी चेक किया, मैंने कुछ सैंपल निकाले और पूरे पॉपुलेशन का आइडिया लगा लिया कि पूरा पॉपुलेशन कैसा है। ठीक है, मैं कुछ नशेड़ियों के बीच में गया, मैंने एक नशेड़ी से बात करी और मेरे को उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, मैंने एजम्पशन लगा ली, पूरा पता लगा लिया कि सारे नशेड़ी है, यहाँ पे किसी से बात करने लायक नहीं है। मैंने क्या करा, पूरी पॉपुलेशन को नशेड़ी कह दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ सैंपल्स जो है नशेड़ी टाइप के लगे। तो यहाँ पे जब आप सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज करते हो तो इसको एजम्पशन को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। समझ आया, हाइपोथेसिस। अब इसके अंदर हम 2 सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। दोनों सिचुएशन 2 एग्जांपल्स की मदद से मैं समझाऊंगा आपको। पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने चावल वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, जहां मैंने बोला कि एक चावल मैंने चेक करे, सारे चावल थोड़ी चेक करूंगा कि एक एक चावल निकाल के मैं चेक कर रहा हूं खा खा के हैं कि पका है नहीं पका, इसीलिए वो सिचुएशन 1 में डाल दिया। दूसरी सिचुएशन है सिचुएशन 2, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था सैलरी वाला, यानी कि मैंने देखा साउथ दिल्ली के लोगों की सैलरी नॉर्थ दिल्ली के लोगों से ज्यादा है, ये सिचुएशन 2 में आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। सुनो भाई, 2 टाइप की हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, वैसे टाइप की हाइपोथेसिस अगर मैं बात करूं तो ज्यादा होती है, 2 से 5, 4, 6 ऐसे होती है, मगर यहाँ पे बुक में सिर्फ 2 टाइप की हाइपोथेसिस अभी आपको पढ़ाएगा, जो आपके कोर्स के अंदर है, सिर्फ वो उतना फोकस करेंगे। वैसे तो 4 है, मगर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 तो फालतू की है। ठीक है, तो मैं उनमें से नहीं कराने वाला, 2 कराऊंगा। सुनो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नल हाइपोथेसिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का काम होता है कि जो भी हमने मान लिया या जो भी हमने सोच लिया उसको ट्रू मान लो, अभी के लिए उसको ट्रू मान लो। सुनो, मेरे दोस्त ने बोला अगर तू चाय पिएगा तो तू काला हो जाएगा। मेरे दोस्त ने बोला चाय पिएगा तो काला हो जाएगा और मेरा मुंह गंदा सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने चाय छोड़ दी। मैंने 11 साल से चाय को हाथ में लगाया। सुनो, अब मैंने सोचा कि चाय पीने से सही में काले होते हैं, मैंने चाय छोड़ दी। अब ये जो चीज है ये नल हाइपोथेसिस है। कैसे? सुनो, उसने बोला कि चाय पिएगा तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्या मैंने इसको टेस्ट किया? जब तक मैं इसको टेस्ट नहीं कर लेता कि चाय पीने से सच में काले होते हैं, तब तक मैं इसको क्या मानूंगा? तब तक मैं मानूंगा कि ये बात जो है वो ट्रू है, यानी जो बात बोली जा रही है वो क्या है? सच है। 101% खरा सोना है। ठीक है, मेरा दोस्त जो बोल देगा उसकी जुबान से वो सच निकल जाएगा। ठीक है, मैंने सच मान लिया, उसको आंख पे पट्टी बांध के विश्वास कर लिया, ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूं। ठीक है, फिर मैंने क्या करा? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कराया। मैंने अपने घर में अपने भाई बहनों को चाय पिलाई। मैंने 1 हफ्ता उनको लगातार एक जग में 1 बाल्टी भर भर के चाय पिलाई। फिर मुझे पता चला कि वो लोग तो काले हो ही नहीं रहे, फिर मुझे पता चला दोस्त है धोखेबाज, मक्कार कहीं का। उसने मेरे को क्या करा? ब्लाइंड फोल्ड ट्रस्ट का मेरा विश्वास उठा लिया। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या करा? झूठ बोला। तब मेरे को टेस्ट करने के बाद पता चला कि नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। कैसे पता चला? टेस्ट करने के बाद। तो जब तक आप किसी चीज का टेस्ट नहीं करते
तब तक आप दिमाग में उसको गलत नहीं कह सकते। जब तक आप किसी चीज को परख नहीं लेते आप उसको गलत नहीं कह सकते। सिंपल है। अगर आपको शक है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है, ठीक है, तब तक आप उस पे नल हाइपोथेसिस की तरह ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे जब तक वो आपको अंधेरे में रखेगा। मगर क्या होगा जब आपको पता चल जाए उसका पर्दाफाश हो चुका है, आपने उसके गलती से मैसेज देख लिया, आपने उसको पढ़ लिया या आपने उसको कहीं किसी के साथ में गुलू गुलू करते हुए देख लिया, भाई सुनो अब क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया और मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया। वो था नल हाइपोथेसिस, वो था एक सब्जेक्ट जिसपे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, अब वो ट्रस्ट टूट गया। सिंपल है। तो यहाँ पे आता है नल हाइपोथेसिस। प्याज वाले के लिए 2 मिनट का मौन। भाई क्या करे, प्याज वाली तो ज्यादा आता है हमारी गली में। सुनो आगे मैंने क्या बताया, अगर आपने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, आंख बंद करके विश्वास किया और उसने आपको चीट कर दिया और फिर उसके बाद आपको उसका रियलिटी वाला फेस दिख गया, इसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। बच्चे बोलेंगे हमारे एक्स को क्यों तोड़ रहे हो। सुनो मैं आगे पढ़ाता हूं। कह रहा है सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं है भाई तुम्हारा। चप्पल नहीं पहनी है, अभी चप्पल निकालनी पड़ेगी मेरे को। सुनो नल हाइपोथेसिस के बाद आता है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या समझो। सिंपल हाइपोथेसिस आपको रिलेशन बताता है। कह रहा भैया फिर आप पर्सनल जा रहे हो, भाई सुन तो लो यार मेरी बात, सुनते नहीं। रिलेशन बताता है दो चीजों के बीच में, एक तो होता है इफेक्ट और एक होता है कॉज। यानी कि आपने कुछ करा, उसका इफेक्ट क्या हुआ, किसके कारण से, कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था। आपको कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है, क्या बताता है, कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशन। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सुनो एक चीज मैं भूल गया था बताना कि नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं। H0 को बोला जाता है H नॉट। H नॉट, ये जो जीरो है इसको नॉट बोलते हैं, NOT नॉट, ठीक है। H0 को H नॉट बोलते हैं। इसको हाइपोथेसिस नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। नल हाइपोथेसिस के लिए H0 H नॉट, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ये कहता है कि μ1, यहाँ पे म्यू है, μ1 इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू क्या है भैया, ये म्यू क्या है, सुनो ये म्याऊ म्याऊ नहीं है, ये म्यू है। म्यू एक साइन है इसका, ठीक है, जो डिनोट करता है इसको, जैसे H नॉट हो गया, सिग्मा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। बस ये याद रखने का है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला है सिंपल हाइपोथेसिस। इसके अंदर आपको कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। कॉज इफेक्ट का मतलब जैसे कि आपकी दोस्त ने बोला कि ये फाउंडेशन लगाएगी कीर्ति या ये फाउंडेशन लगाएगी अगर सिमरन तो तू गोरी हो जाएगी, और आपने वो अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद पता चला अगले दिन से पिंपल्स निकलना शुरू हो गया आप लोगों के, ठीक है। तो फिर कॉज और इफेक्ट का रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, कॉज इफेक्ट का हो गया, ठीक है। आपके दोस्त ने बोला, लड़कों के लिए बता रहा हूं, आपके दोस्त ने बोला कि एक बार एक कश मार के देख, जिंदगी के सारे सुख मिल जाएंगे भाई तेरे को। उसने एक कश मारी, वो दूसरे कश के बाद नशेड़ी बन चुका था। वो दूसरे कश के बाद नशेड़ी बन चुका था। उसके पापा उसे बेल्ट से मार के आदत छुड़वाने की भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉज और इफेक्ट। कॉज क्या था, कारण जो था वो कारण, वेट सेकंड भाई, हाँ भाई। तो मैं क्या बता रहा था कि अब आपका जो यहाँ पे रिलेशन है वो कैसा है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। मतलब कॉज क्या है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है। आपने देखा कॉज इफेक्ट के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। समझ आया। चलो भाई मगर सुनो, ये जो सिंपल हाइपोथेसिस है इसका कोई काम नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछेगा तो सिर्फ क्या पूछेगा, नल हाइपोथेसिस पूछेगा, जिसमें आपके बीएफ ने या आपकी एक्स ने आपको चीट किया, ठीक है, वो वाला पूछेगा, याद रखना, ठीक है। अगला आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। बता रहा हूँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। जो नल हाइपोथेसिस होती है ना, ये उसका उल्टा होता है। आपने देखा है आपके ना फ्रेंड्स में एक बच्चा या एक इंसान तो ऐसा होगा जो आप पे एकदम ट्रस्ट नहीं करेगा, जो आपकी बातों को काटेगा, उल्टा करेगा आपके जो बोलोगे, ठीक है। मैंने कहा मेरी वाली चांद जैसी दिखती है। मैंने क्या कहा, मेरी वाली चांद जैसी दिखती है। फिर उसने मुझे बोला कि भाई चांद पे दाग बहुत होते हैं, ध्यान रखियो। फिर मैंने कहा कि मेरी वाली जो है उसके बाल बिल्कुल पंखड़ियों जैसे हैं गुलाब की, ठीक है, सुनहरे बाल हैं। मैंने ऐसा कहा। फिर उसने बोला कि भाई झाड़ू भी सुनहरे रंग की होती है। मैं इंसल्ट बर्दाश्त कर ही रहा था, मैं अंदर जी में घुट घुट के दम रहा था। सुनो मैंने क्या कहा, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, मैं जो भी चीजें तारीफ में बोल रहा हूं, वो सब उसका उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी नल हाइपोथेसिस बोलेगी ये उसका उल्टा कर देगा। अब आप बोलोगे भैया एग्जाम में ये एग्जांपल नहीं आएंगे, हमको अच्छे वाले एग्जांपल दो। अच्छे वाले एग्जांपल तो देते नहीं आप, ठीक है, ये पर्सनल हो जाते हो बार बार में। सुनो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एक अच्छा वाला एग्जांपल देता हूं।
अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप ये मानो, मैंने बोला कि नॉर्थ एक्स के जो लोग हैं उनकी साउथ एक्स से कम सैलरी है, यानी मैंने क्या कहा, साउथ एक्स के लोगों की सैलरी ज्यादा है। मैंने ये बोला कि साउथ एक्स के जो लोग हैं उनकी सैलरी, ये तो गलती हो गया भाई, सुनो, मैंने क्या कहा, साउथ एक्स के जो लोगों की जो सैलरी है वो ज्यादा है। अब साउथ एक्स के जो लोग हैं उनकी सैलरी ज्यादा मैंने बोली। अब नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या बोलती है, वो क्या बोलती है कि साउथ एक्स के लोगों की सैलरी ज्यादा है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलती है कि नहीं, ये बात गलत है, सारे लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं है, कुछ लोगों की सैलरी ज्यादा हो सकती है या तो कुछ लोगों की कम हो सकती है, मगर सारे लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं हो सकती। ये कौन बोलती है, ये बोलती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि ये नल हाइपोथेसिस की बिल्कुल अपोजिट है। याद रखना, नल हाइपोथेसिस का कोई दुश्मन है तो वह है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस जो बोलेगी उसका उल्टा काम करेगी। मैं बोलूंगा कि नल हाइपोथेसिस में मेरे दोस्त ने बताया चाय पीने से आप कल्लू हो जाओगे, ठीक है, तो ये बोलेगी नहीं भाई, आप चाय पीने से काले नहीं होते। अब भाई ये मुझे क्या पता होते नहीं होते, मैं तो जब टेस्ट करूंगा तब पता चलेगा, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से। किससे डिनोट करते हैं, H1 से। इसको किससे डिनोट करेंगे, H1 से। और नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करेंगे। समझ आया, क्लियर है, समझ आ रहा है भाई। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो टॉपिक है ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, बीकॉम में नहीं आए थे, ना कॉलेज में ना स्कूल में। ये टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझाना कुछ नॉर्मल फैमिलियर एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ आ रहे हैं, एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और नोट्स वगैरह बाय कर लेना, अपना भी धंधा चलता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री योजना में नहीं आ रहे हम। सुनो आगे लिखा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैं आपको बता रहा हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मान लो आपने वो ऐड देखी है डेटोल वाली, डेटोल वाले क्या मेक श्योर करते हैं, डेटोल कंपनी बोलती है कि हमारा साबुन 99.9% कीटाणुओं का सर्वनाश करता है। क्या 99.9% जो कीटाणु है उसका सर्वनाश करता है, डेटोल साबुन बोलता है। ये जो 0.1% रह गया, ये जो 0.1% मेरे पेट में जाएगा, इसको किस साबुन से साफ करने का है ये तो बताया ही नहीं उन्होंने। ये जो 0.1% साबुन है इसको कैसे साफ करूं, ठीक है, इसके लिए कोई अलग से साबुन लेना पड़ेगा। सारे 99.9% करते हैं। अब मान लो कोलगेट को ले लो, दुनिया का रेकमेंडेड कोलगेट है, बड़े बड़े डॉक्टर जो अक्षय कुमार से पिट रहे होते हैं ना फिल्मों में, वो आगे फिर इसकी ऐड कर रहे होते हैं, वो आगे इसकी ऐड कर रहे होते हैं, कहते हैं 99% हमारा जो है जम्स को, बैक्टीरिया को निकालता है। 1% दांत किससे साफ करूं भाई, 1% भी तो बताना चाहिए ना उन्हें कि हमारा 1% रह जाएगा, तो 1% आपको ये अलग से कुछ लेना पड़ेगा, इससे साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1% वाली प्रॉब्लम आती है, इस 1% की प्रॉब्लम को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को, मेरा दोस्त 3 बार फेल हो चुका था एग्जाम में, लगातार 3 साल फेल हो रहा है वो, उसने मेरे पास आया, हाथ जोड़ा, 2 मिनट का मौन व्रत प्याज वाले के लिए, ठीक है, सुनो। हाँ भाई ले लिया था ना तुमने मौन व्रत, सुनो आगे हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला मेरा दोस्त 3 साल से लगातार फेल हो रहा था कंपार्टमेंट, उसका फेल का कारण भी मैं ही था। अब मैंने सोचा तू फेल हुआ है 3 साल, मेरे पास आ, मेरे वीडियोस देख, तू पास हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला चल एक काम करता हूँ, मैं तेरे को इस बार आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिनको तू पढ़ के चला गया ना तू पास हो जाएगा, जिनको तू पढ़ के चला गया ना तू पास हो जाएगा। उसने बोला तू गारंटी दे मेरे को इस बार लिख के, तू गारंटी देगा कि मैं इसमें पास होऊंगा। मैंने बोला भाई गारंटी तो भगवान ने मेरी भी नहीं दी, मैं कब तक रहूंगा, तेरा पेपर से पहले मैं चल बसा तो। उसने बोला नहीं तू गारंटी देगा, तो मैंने फिर भी उसकी श्योरिटी के लिए, उसका दिल रखने के लिए मैंने गारंटी दे दी। मैंने गारंटी दे दी अपना दिल पक्का करके। मैं सोचा यार मैं इतना भला इंसान हूं, मैं गारंटी दे देता हूं। मैंने बोला भाई तू 90% तो पास हो ही जाएगा। कह रहा 10% अगर नहीं होया तब क्या होगा मेरे साथ। मैंने बोला पापा की बेल्ट तेरी पीठ, मैंने क्या बोला पापा की बेल्ट और तेरी पीठ आएगी उस टाइम। उसने बोला भाई 10% तू मेरे को मरवा रहा है। मैंने फिर दिल और पक्का किया, मैंने बोला और तेरे को गारंटी बढ़ा देता हूँ, चल ले गारंटी तो देनी है, मुंह से जमानी तो देनी है, कौन सा मैं तेरा पेपर लिखने आ रहा हूँ। मैंने बोला 95% गारंटी ले, पास है तू, मेरे नोट्स पढ़, मेरी वीडियोस देख, पास है तू। कह रहा भाई 5% का दुख मेरे को ज्यादा है, 5% ही मेरी जिंदगी किस्मत इतनी लकी नहीं है ना कि मेरे 5% ही आएगा, मैं इसी में फंसूंगा, मेरे को पता है। मैंने बोला यार ये तो बड़ा वो है डिमोटिवेटेड इंसान। मैंने क्या करा और श्योरिटी बढ़ाई। देख रहे हो मैं कैसे अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ, मैं 1% बढ़ा रहा हूँ ताकि खुश हो जाओ और रात की नींद सोए। सुनो मैंने 99% कर दी गारंटी, इतनी गारंटी तो कोलगेट वाले भी नहीं ले रहे। मैंने अपने दोस्त की ले ली कि तू पास हो जाएगा, जब 3 बार फेल हो चुका है। सोचो जो 3 बार फेल हो चुका है उसकी गारंटी ले रहा हूँ 99%। अब उसके पापा की बेल्ट मेरे पीठ पे जरूर पड़ेगी। सुनो
अब मैंने क्या करा, 99% उसकी श्योरिटी ली। 1% वो अभी भी कंफ्यूज था कि भाई 1% की गारंटी क्यों नहीं ले रहा, ये 1% भी तो ले ले, इसका क्या करूं मैं। मैंने बोला भाई देख इतना नहीं होता, ठीक है, बार्गेनिंग ऑफर खत्म हो गया, तेरा दोस्त तो इसका मतलब ये नहीं कि तू पापा की चप्पल और पापा की बेल्ट मेरी पीठ पे पड़वा देगा। मैंने बोला 1% तो छोड़ दे यार, 1% में मैं भी तो अपने आपको सपोर्ट करूंगा, कभी तू फेल हो गया बाई चांस मैं बोल सकता हूँ ना कि तू 1% में ही देख ले, गारंटी नहीं थी। तो उसने 1% के बारे में मान गया। इसको जो 1% पे हमने क्या करा, सुलटा लिया ना। 1% होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। समझ आया? यानी कि जो काम होने वाला है और जो काम नहीं होने वाला, कितने परसेंट चांसेस है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के जो नहीं होने वाला, वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समझ आया? जैसे मान लो अभी मैंने डेटोल वाला एग्जांपल दिया था, डेटोल वाले लोग क्या क्या बोलते हैं कि भाई हमारा जो डेटोल है वो 99.9% जो कीटाणु है उसको सर्वनाश कर देगा। अब 99.9 हो गया, अब 0.1% नहीं मार पाएगा, तो ये 0.1 जो है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। ये क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि किसी चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता 100%, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब मेरे से बच्चे मेरी कमेंट में पूछ रहे हैं कि भैया वीडियोस देख के पास तो हो जाएंगे ना, गारंटी दे रहे हो? भाई सुनो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 99.9%। 1% तुम्हारा लक है, फेल हो गया तो मैं भी अपने आपको सपोर्ट करूंगा, मैं भी बचाऊंगा कि तूने कहीं इधर उधर कर दिया होगा काम। सुनो, ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आते हैं डिसीजन रूल्स पे। डिसीजन रूल कहता है कि किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो कि आपका जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग करी जाएगी। कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे होता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट। तो ये जो टेस्टिंग है ये सारे के सारे डिसीजन रूल्स पे आते हैं। यानी डिसीजन रूल्स कहता है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आगे आते हैं। कह रहा है एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एरर समझाने वाला हूं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर एरर क्या क्या होते हैं, कुछ कमियां होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो समझाते हैं। सुनो, इसके अंदर 2 एरर होती है। पहली एरर टाइप 1 एरर, दूसरी एरर टाइप 2 एरर। अब दोनों को समझेंगे, टाइप 1 एरर और 2 एरर क्या होती है। टाइप 1 एरर कब आती है, कह रहा है जब नल हाइपोथेसिस सही होती है और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ये जो बनाया है ना देखने के लिए नहीं बनाया, इसको उतारने का है। ठीक है, सुनो, कह रहा है नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होती है और हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को और वो ट्रू है, यानी मैंने कहा चाय पीने से आप काले हो जाओगे और आपने ये मान लिया और ये बात सच निकली और चाय पीते आप काले हो गए, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये करेक्ट डिसीजन था। मैंने आपको सही बात बताई थी ना कि भाई चाय पीने से काले हो जाओगे और आपने चाय पी और आप काले हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे करेक्ट डिसीजन। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट आपने कर ली, जैसे ही एक्सेप्ट करी आपका डिसीजन करेक्ट हो गया। समझ में आया? अब दूसरा उसके बाद समझो, नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी, यानी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, सही थी। अब नल हाइपोथेसिस सही थी मगर फिर भी मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मेरे दोस्त ने बोला भाई तू इतना हैंडसम है तो ये क्रीम लगा और हैंडसम हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला मैं और ज्यादा गोरा नहीं होना चाहता, मैं और क्रीम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मगर दूसरे इंसान ने जब वो क्रीम लगाई तो वो मेरे से ज्यादा हैंडसम हो गया। यानी उसकी बात सच थी मगर फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी चीज को अगर कोई सही समझा रहा है और आप उसको गलत बोल दो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं और आप बोल दो कि भैया आप गलत पढ़ा रहे हो, ये टाइप 1 एरर होगी। ये कैसी एरर है, टाइप 1 एरर। यानी ये ऐसी एरर है, ये तब आती है जब आपकी नल हाइपोथेसिस कुछ सच में बता रही है और वो सही है, करेक्ट है। अगर कोई चीज करेक्ट है और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है, करेक्ट चीज को गलत बता रहे हो। मैं बोल रहा हूँ सीधा रास्ता जाओगे तो खाई में गिरोगे, मैं करेक्ट बता रहा हूँ, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, कह रहे हो नहीं मैं सीधा जाऊंगा तो पक्का कुछ नहीं होगा, और मैं बोल रहा हूँ खाई में गिरोगे और आप जाके खाई में गिर गए। मैंने तो सही बताया था ना, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी आपको बचाने की, तो मैंने सही बताया, आपने चीजों को रिजेक्ट कर दिया, मेरी गलती थोड़ी है। टाइप 1 एरर बोलते हैं इसको। ये सबसे बड़ी गलती होती है जहां पर आप किसी सही चीज को गलत बता दो। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अल्फा एरर से। ये कौन सी एरर होती है, अल्फा एरर। अल्फा एरर का साइन आपको याद रखना है, ये वाला साइन है अल्फा का। समझ आया? तो ये थी आपकी नल हाइपोथेसिस, जब एक्सेप्ट होगी तो करेक्ट डिसीजन, जब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है और आपने रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर हो जाता है। टाइप 1 एरर पूछेगा कब होगा, सिंपल सी बात याद रखनी है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मंत्र बता रहा हूं। मंत्र यह है कि आपको नल हाइपोथेसिस जब दिख जाए और नल हाइपोथेसिस कभी भी लिखा आ जाए रिजेक्ट हो गई, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मतलब टाइप 1 एरर यानी अल्फा एरर, यानी किसी ने आपको कुछ सही बताया और आपने उसको गलत कर दिया कि ये गलत है, तो टाइप 1 एरर।
समझ आया? बस इतना से याद रख लो, ये आएगा, बहुत बार आएगा भाई, जिंदगी में नोट करके रख लो, दिमाग में फीड कर लो इसे, ठीक है? अगला सुनो, नल हाइपोथेसिस आपकी गलत थी। नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही चेक किया जाएगा सारा। कह रहे नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी, गलत थी, मगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किसी गलत चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, सोच रहे हो, कोई गलत चीज है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मेरे दोस्त ने बोला भाई वो लड़की ठीक नहीं है तेरे लिए, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला नहीं भाई यही मेरी चांद का टुकड़ा है। मैंने जैसे उसको चांद का टुकड़ा माना, अगले दिन डाउरी में हिस्सा मांगने लगी, मेरे को कोर्ट में घसीट लिया उसने। तो मैंने क्या करा, दोस्त की बात नहीं मानी, मैंने नल हाइपोथेसिस जो कि वो लड़की गलत थी, मैंने उसको एक्सेप्ट करके गलती कर दी, और यहाँ पे हो गई टाइप 2 एरर। समझ में आया? वो चांद का टुकड़ा मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ गया। सुनो, टाइप 2 एरर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीटा एरर। क्या बोलेंगे? बीटा एरर। बीटा एरर याद रखना, ये अल्फा एरर और ये बीटा एरर। समझ में आया? कमेंट में लिख रहे हैं भैया बहुत गलत हो गया आपके साथ। भाई सुनो, होता है, सुनो आगे लिखा है, नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स होगी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब आएगा करेक्ट डिसीजन। यानी कि कोई गलत चीज है और उसको आप डायरेक्ट मना कर रहे हो कि नहीं भाई तू गलत है, तू जा, तो उसको बोलेंगे करेक्ट डिसीजन। आपने सही डिसीजन लिया। फॉर एग्जांपल, मेरा एक गंजेड़ी दोस्त आया, मेरे को ऐसे ऐसे खेनी मल के और गुटखा मल के दे रहा है, ऐसे कह रहा है ये लो गुटखा खेनी खाओ, ये फायदेमंद है खाओ। मैंने बोला भाई ये हानिकारक है, मैं इसको टच नहीं करूंगा, मैं दारू शराब गांजा सुल्फा नहीं मारूंगा, ये सब गलत है, ये सब मेरे सामने से ले जा। तो जो गलत चीज है मैंने उसका विरोध किया, मैंने उसको मना किया। तो गलत चीज को रिजेक्ट करना करेक्ट डिसीजन होता है। जिंदगी में याद रखना, गलत चीज को रिजेक्ट करने से रिग्रेट नहीं करना, वो करेक्ट डिसीजन है आपका, ठीक है? जो जा रहा है वो जाने दो भाई उसे। सुनो आगे लिखा है अगला पॉइंट, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। समझ आ गया? सुनो, टाइप 1 जो एरर होती है इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा इसको ऐसे डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर जो होती है ये बीटा होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आया? टाइप 1 एरर बार बार पूछेगा, हर बार पूछेगा एग्जाम में, लिख के ले लो मेरे से गारंटी। कितने परसेंट श्योरिटी दे रहे हो भैया बताओ? सिग्निफिकेंस लेवल क्या है भाई? 200% सिग्निफिकेंस लेवल है, ले ले लिख के चल। सुनो, टाइप 1 एरर जो है ये अल्फा एरर होती है, और ये जो एरर है कब आती है? जब याद रखना नल हाइपोथेसिस सही होती है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। टाइप 2 एरर कब आती है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। गलत चीज को एक्सेप्ट किया, टाइप 2 एरर। सही चीज को रिजेक्ट किया, टाइप 1 एरर। समझ में आया? समझ में आया? टाइप 1 टाइप 2 एरर समझ आया? आगे पढ़ते हैं। 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट आपको समझाता हूं क्या होता है। अगला पॉइंट आ गया, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर करेंगे खत्म, इसके बाद छोटी छोटी चीजें रह गई, ठीक है? सुनो, 1 टेल टेस्ट क्या होता है? 1 टेल टेस्ट होता है 1 टेल राइट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। 1 टेल टेस्ट क्या होता है? आप इसको समझो, सोचो। दो चीजें समझाई मैंने अभी आपको, मैंने आपको समझाया H0। H0 क्या होता है पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे पीछे नहीं देखेगा। H0 क्या है? H0 क्या है? क्या है? जल्दी बोलो। हाँ सही बोल रहा है। H0 जो है ये क्या है? नल हाइपोथेसिस है भैया, नल हाइपोथेसिस है। फटी ना सुनो, अरे कॉपी फट जाएगी। सुनो यहाँ पे लिखा है H1। H1 क्या है? H1 क्या है? सुनो, H1 कॉपी नहीं देखेगा पीछे, जल्दी बताओ। H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सही बोल रहा है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है? सुनो, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H0 से डिनोट करते हैं नल को, H1 से डिनोट करते हैं अल्टरनेट को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं 1 टेल राइट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। 1 टेल सुनो, अब 1 टेल का टेस्ट बता रहा हूं। देखो मैंने बोला, अगर मेरी बात सुनोगे ना, अगर मेरी वीडियो देखोगे ना, तो मैंने बोला आपके 90% चांसेस क्या है आप पास हो जाओगे। मैंने क्या बोला? 90% से ज्यादा चांस है कि आप पास हो जाओगे। मैंने ये बोला अगर मेरी वीडियो देखोगे तो 90% चांस आप पास हो जाओगे। फिर आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी वो हाइपोथेसिस जो उल्टा होता है। अरे तू क्यों पकड़ रहा है? उसको बोल दे, बांध दे किसी चीज से। सुनो, अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो थीसिस जो इसकी अपोजिट होती है, इससे उल्टा होता है। मैंने बोला मेरी वीडियो देखोगे तो 90% पास हो जाओगे, ठीक है? ये बोलता है कि 10% चांसेस है तुम पास नहीं होगे, 10% चांसेस क्या है तुम पास ही नहीं होगे। तो ये जो एरर आती है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बैल के जैसा। ये बैल दिख रही है, मंदिर के घंटे जैसी बैल दिख रही है, ये मंदिर के घंटे की तरह होती है बैल, ठीक है? अब इस बैल में देखो, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ब्लैक वाला, ये वो वाला पोर्शन है जहां पर हाइपोथेसिस अल्टरनेट होती है, यानी कि जहां पर रिजेक्शन होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका उल्टा बोलती है। मैं बोल रहा हूं आप पास हो जाओगे, ये बोल रही है आप पास नहीं होगे।
ठीक है। तो जो नहीं होगे वो बोल रही हो कितने परसेंट है, 10%, यानी वो थोड़ा सा हिस्सा है जो बोल रहा है नहीं होगे पास, छोटा सा हिस्सा, छोटू सा हिस्सा है, वो छोटू सा हिस्सा देखो ये रहा, ये रहा, इसको बोलेंगे रिजेक्शन वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है, रिजेक्शन वाला, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये H1 है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है, छोटा सा। और 90% मैंने बोला कि आप पास हो जाओगे, मैंने क्या बोला, नल हाइपोथेसिस कह रही है 90% चांस आप पास हो जाओगे। ये देखो ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है व्हाइट वाला, ये बेल का इतना हिस्सा, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी वो वाला हिस्सा जहां पर मैं कह रहा हूं आप पास हो जाओगे, समझ आया, बस इतनी सी बात है। जो छोटा वाला हिस्सा है ये है 10%, और 10% क्या था H1 यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस था। जो ज्यादा वाला हिस्सा है ये है 90%, और 90% क्या था, नल हाइपोथेसिस यानी H0, तो ये H0 वाला हिस्सा है। इसको बोलते हैं राइट टेल टेस्ट, यानी कि राइट साइड में एक टेल को ब्लैक कर देंगे। ये पूंछ दिख रही है, पूंछ, इस पूंछ को सीधे हाथ पे राइट साइड में मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक इसलिए किया क्योंकि राइट साइड में ये राइट टेल टेस्ट है, देखो ये रहा, वन टेल राइट टेस्ट, यानी कि राइट टेल वाला टेस्ट है, जहां पे राइट साइड में हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, और लेफ्ट साइड में ये जो हाइपोथेसिस है एक्सेप्ट हो रही है, समझ में आया। ये था वन टेल टेस्ट, राइट वाला याद रखना, राइट वाला, ये वर्ड याद रखना, राइट टेल टेस्ट है ये, ठीक है। दूसरा वन टेल लेफ्ट टेस्ट, अब मैं बता रहा हूं वन टेल लेफ्ट टेस्ट। अब लेफ्ट वाला टेस्ट समझ लो, मैंने कहा कि 90% बच्चे जो मेरी वीडियोस देखेंगे वो पास हो जाएंगे, मैंने कहा जो मेरी वीडियोस देखेंगे वो पास हो जाएंगे। मगर फिर आती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो बोलती है कि बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी वीडियो देखकर पास नहीं होंगे, यानी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है बोलती है कुछ परसेंट बच्चे आपकी वीडियो देख के नहीं पास होंगे, सिंपल सी बात है। अब लेफ्ट टेल टेस्ट बनाना है तो इसको लेफ्ट साइड पे बनाओ, यानी कि ये लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये जो हिस्सा है ये वो बच्चे हैं जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम पास नहीं हो पाएंगे भैया, तो ये वो 10% बच्चे हैं। 90% बच्चों ने मेरे पे विश्वास दिखाया, उन्होंने बोला हम पास हो जाएंगे, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस वाला ही बड़ा वाला हिस्सा रख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट, समझ आया। लास्ट टेस्ट रह गया टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बच्चों को बोला कि अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप जो है वो 100 मार्क्स लेकर आओगे। मैंने बोला कि अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप 100 मार्क्स लेके आओगे। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ गई, क्या लगे है कोई 100 मार्क्स लेके आता है वाला, तो वो कहने लगे कि ना आप 100 से ज्यादा भी ला सकते हो अगर इसकी वीडियो ना देखो, आप 100 से कम भी ला सकते हो अगर इसकी वीडियो ना देखो, तो ज्यादा भी ला सकते हो और कम भी ला सकते हो। इसने तो भाई फंसा दिया, इसने क्या बोला, आप 100 से ज्यादा भी लाओगे और 100 से कम भी लेके आओगे, इसने इस तरीके से बोला। अब जब 100 से इसने दो चीजें बोल दी कि ज्यादा भी आएंगे और कम भी आएंगे। अगर 100 से ज्यादा आ गए तो वो जो टेस्ट होगा वो आएगा इस साइड यानी लेफ्ट साइड। अगर जिन बच्चों के 100 से कम मार्क्स आएंगे वो आएंगे लेफ्ट साइड पे। यहां पर जो लेफ्ट साइड है ये हाइपोथेसिस कौन सी है, जब रिजेक्ट होती है, यानी कि रिजेक्शन वाला एरिया। और जो मेरे कहे हुए बच्चे हैं जिनके 100 के 100 आए हैं पूरे, वो एक्सेप्टेंस वाले में आएंगे, यानी जिनको मैंने बताया था कि भाई पूरे 100 मार्क्स आएंगे, उनके 100 मार्क्स आ चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो एक्सेप्टेंस वाले में आए हैं। तो टू टेल टेस्ट में आपने देखा कि टू टेल टेस्ट में दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, रिजेक्शन वाला एरिया आ चुका है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, यानी H1 है और बीच वाले हिस्से में H0 है, इस वजह से आया है। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो भाई ये था आपका पूरा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी हाइपोथेसिस को किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा कि सही है या गलत है। पैरामेट्रिक टेस्ट अभी मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाने वाला हूँ, तो उसके टेस्ट के टाइप वगैरह लिखवाने वाला हूँ, तो ज्यादा चैप्टर रह नहीं गया है, मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा और रुकने जा सकता, उसको उतार लो फटाफट, नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो उसके लिए ना थोड़ा सा मुझे इधर होना पड़ेगा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें मैंने नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेबल लगा रखी है। इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखना और इसमें से आपको चीजें रीड करवाऊंगा और आपको चीजें रीड करनी है, समझ में आएगा। समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, 20 मिनट और लूंगा, 25 मिनट ज्यादा, उसमें आपका चैप्टर खत्म है, समझ लो, ठीक है। सबसे पहले लिखा है फीचर्स, फीचर्स के साइड में लिखा है पैरामेट्रिक टेस्ट और उसके साइड में लिखा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोनों के अंदर डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस में होता क्या है। देखो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक समझने से पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा
कि हम जब किसी पॉपुलेशन को या किसी डेटा सैंपल को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के जो टूल्स होते हैं उनको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डिवाइड किया जाता है। अब ये जो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम इस पॉपुलेशन के डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो उसके जो टाइप्स होते हैं वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बड़ा पॉपुलेशन सैंपल है उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं मीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मीडियन, मोड, या मैं अपना काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकता हूँ, या फिर मैं सुपर रैंक कोरिलेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं और भी ऐसे टेस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो सैंपल्स हैं इनको टेस्ट करने के लिए जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ इनको पैरामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामीटर्स। पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब वो आपके स्क्रीन पे आपको बोर्ड पे मेंशन करे दिख रहे होंगे चार्ट में। अब आप इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला आता है डेटा टाइप। पैरामेट्रिक टेस्ट में जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो लिया जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि जो नंबर्स की फॉर्म में हो, यानी 1 2 3 4 ऐसा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा में से सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा को रैंक करता है, यानी ऑर्डिनल रैंक की तरह वो मेंशन करता है। अब आपको मैं समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं किसी होटल में खाना खाने गया, मुझे वहां की सर्विस अच्छी लगी, तब मैं उसको रैंक कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे रैंक कर सकता हूँ कि मुझे वहां पर सेटिस्फेक्शन कैसे मिला। मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला यानी हाईली सेटिस्फाइड था, या फिर लो सेटिस्फाइड था, या फिर मैं बिल्कुल भी बेकार सर्विस लगी तो मैं पुअरली सेटिस्फाइड था, तो मैं उसको रैंक कर पा रहा हूँ। तो ये रैंक करने का तरीका होता है ये क्वालिटेटिव डेटा में आता है, यानी कि ये ऑर्डिनल होता है और इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एजम्पशन की तो पैरामेट्रिक टेस्ट का एजम्पशन होता है कि ये जो डेटा होते हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नॉर्मली आपको डेटा मिल जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक डेटा जो होते हैं ये नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होते और ये ना फिर दिए जाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर यूजेस पॉपुलेशन पैरामेट्रिक। कह रहा है आप पॉपुलेशन को डेटा को स्टडी करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखा है हम मीन स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं, हम डाइवेशन निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आप उसको रैंक के जरिए दिखाते हो, रैंक दिखाते हो, यानी सबसे हाईली सुपर कौन सा है और बेस्ट कौन सा है, बेटर कौन सा है और पुअर कौन सा है, सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड कौन सा है, रैंक्स के अकॉर्डिंग बांटा जाता है उसको। ठीक है, यानी कि आपको अगर अच्छा काम लगा तो आप उसको गुड रैंक देंगे, आपको बुरा काम लगा तो बैड रैंक देंगे, इस तरीके से। क्लियर है? आगे आ जाता है उसके नीचे सैंपल साइज की बात करते हैं। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इनके अंदर रिक्वायर्ड लार्ज सैंपल साइज होता है, यानी जो आपके नंबर्स होते हैं वो 30 से कम होने चाहिए मगर लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए, 30 से ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आगे लिखा है नॉन पैरामेट्रिक के अंदर जो सैंपल साइज होता है वो कैन बी यूज्ड फॉर सैंपल्स, यानी कि छोटे छोटे सैंपल्स के जरिए यूज किया जाता है। नॉन पैरामेट्रिक में आप सारे डेटा को स्टडी नहीं कर पाते, आप कुछ सैंपल्स के जरिए पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाते हो, एक अज्यूम्ड कर लेते हो। ठीक है, फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें आप टी टेस्ट करते हो, जेड टेस्ट करते हो, एनोवा टेस्ट करते हो और पर्सनल यहाँ पे लिखा है पियर्सन कोरिलेशन भी करते हैं। अब आते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं। पहला आता है मान वेटने का यू टेस्ट, दूसरा आता है विलकॉक्सन टेस्ट, तीसरा आता है यहाँ पे लिखा क्रुक्सकाल वेलेंस टेस्ट और चौथा आता है सुपरमैन कोरिलेशन। ये 4 टेस्ट जो आते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल मेजर्ड कंपेयर किससे होता है? तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो मीन को कंपेयर करता है, यानी मीन निकालने का काम करता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ये मीडियन और रैंक निकालने का काम करता है। फिर आता है एफिशिएंसी। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, अजम्पशन ज्यादा पावरफुल होती है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जो हम करते हैं वो ऑर्डिनल होता है, इसी वजह से वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता मगर वो सेफियर होता है पैरामेट्रिक टेस्ट के कंपेयर में। क्लियर है? अब ये आपको जो स्क्रीन पे शॉट दिख रहा है ये आपको लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो लेनी है तो आप इसका ले सकते हो, आराम से इसको उतार सकते हो। ठीक है, और हाँ अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हटने वाला नहीं हूँ भाई, मेरे साथ ही फोटो खींचो खींचो। अरे खींच लिया, अरे ले लो, मैं नहीं हटूंगा, ऐसी फोटो खींचनी पड़ेगी। ला खींचो, एक और खींचो, एक और खींच लिया। चलो मैं हटने वाला नहीं हूं। कह रहे भैया आप साइड क्यों नहीं हुए? मेरी वीडियो मैं साइड हो जाऊं और मेरे बिना फोटो खींच रहे हो, पढ़ाया मैंने और मैं आप हट जाए, अजीब बात कर रहे हो। मैं नहीं हटूंगा,
मेरे साथ फोटो खींचोगे तो जिद है भाई। सुनो, अगला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूं कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं और इनकी अजम्पशन क्या क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले शुरू करते हैं टी टेस्ट से। यानी कि जो टी टेस्ट है ये क्या चीज है, कहता है, एजम्पशन बता रहा हूं कि जो टी टेस्ट है ये एक हाइपोथेसिस का टेस्टिंग पैरामीटर होता है। टी टेस्ट जो है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, पॉपुलेशन वाला एक चार्ट होता है जिसमें आप सैंपल्स को रैंडम तरीके से, यानी एकदम से रैंडमली या फिर आप इंडिपेंडेंटली उठा के टेस्ट कर सकते हो। इसके सैंपल साइज जो होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, यानी छोटे होते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान से समझना, फोकस रखना, जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना रोक रोक के वीडियो चाहे। ठीक है, इसके सैंपल साइज छोटे होते हैं। फिर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से निकाल सकते हैं। इसके अंदर मान विटनी का यू टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक का टेस्ट भी शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है टी टेस्ट के लिए वो यहाँ पर दो तरीके के टी टेस्ट है, दो तरीके से टी टेस्ट बताए गए हैं। पहला आता है वन सैंपल टी टेस्ट और दूसरा होता है टू सैंपल टी टेस्ट। दोनों के दोनों पॉपुलेशन का मीन निकालने में हेल्प करते हैं। अब इनका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, मैं टी टेस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, पहला वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस में यू अपॉन में एस अपॉन अंडर रूट में एन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, ये है आपका वन सैंपल का, किसका, वन सैंपल का टेस्ट, वन सैंपल टेस्ट। ठीक है, अब बता रहा हूं टू सैंपल का टेस्ट, टू सैंपल वाला अगर आपको निकालना है टू सैंपल तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है। वैसे ये वाला पूछेगा नहीं मगर मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, x1 x2 अपॉन में, फिर यहाँ पे आप लिखोगे t इज इक्वल्स टू में और यहाँ पे लगाना अंडर द रूट ये, फिर उसके नीचे लिखना s, यहाँ पे लिखना n प्लस में 1 और फिर लिखना s अपॉन में n की पावर 2। ये लो, ये है आपका पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें समझा देता हूं, जैसे कि मीन्स ऑफ ग्रुप में मैंने x और x लिया है, ये मीन्स ऑफ ग्रुप का है। S1 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 1, S2 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 2 है, n जो लिया है n मतलब है सैंपल साइज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, इसमें से नहीं आएगा। अगला आता है Z टेस्ट। Z टेस्ट क्या होता है ये समझते हैं। कह रहा है Z टेस्ट नॉर्मली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। Z टेस्ट जो होता है वो रैंडमली बोथ और इंडिपेंडेंट दोनों ही डेटा को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तीसरा, इसका सैंपल साइज काफी सिग्निफिकेंट होता है। तीसरे और चौथा लिखा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका भी होता है Z टेस्ट का, वन सैंपल और टू सैंपल का। तो सिर्फ वन सैंपल का एग्जाम में आएगा तो मैं वन सैंपल का लिखवा दे रहा हूं। दूसरा, वन सैंपल का जो फॉर्मूला है Z टेस्ट का, वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, लिख लो। Z टेस्ट का फॉर्मूला है Z माइनस में U अपॉन में कोरिलेशन अंडर रूट में n। ठीक है, ये फॉर्मूला है वन सैंपल के Z टेस्ट का, वन सैंपल Z टेस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। सुनो, राइटिंग बहुत गंदी है मुझे पता है। सुनो, अगला पॉइंट आता है उसके बाद एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो होता है इसको यूज कहाँ किया जाता है, तो उसके कुछ फॉलोइंग यूजिंग है टेस्ट के। सबसे पहले लिखा है कि अगर आपको रिग्रेशन मॉडल निकालना है या आपको सिग्निफिकेंस निकालना है तब आपको यूज करना पड़ेगा। आपको वेरियस कंपेयर्स जो है फिट करने हैं, मॉडल्स चेक करने हैं तो आपको हम कर सकते हो, या फिर आपको टेस्ट करनी है इक्वलिटी या ऑफ मीन्स तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इसके अजम्पशन क्या है, नॉर्मली ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है, सैंपल्स को रैंडमली और इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करने का काम करता है। अब इसके अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं एफ टेस्ट का, यानी थर्ड वाला, याद रखना थर्ड एफ टेस्ट। तीसरे का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है S1 की पावर 2 अपॉन में S2 की पावर 2। अब सुनो, S1 क्या है, S2 क्या है। S1 मतलब होता है लार्ज एस्टिमेट, इसका मतलब क्या है, लार्ज एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। ठीक है,
और जो नीचे है यानी इसके जो नीचे दिया हुआ है वो है स्मॉल एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, यानी सेम टू सेम, ठीक है, स्मॉल। फिर नीचे आ जाता है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट बेसिकली इसकी अजम्पशन में लिखा कि नॉर्मली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, रैंडम और इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कलेक्ट करता है, सैंपल वेरिएंस होमोजेनिटी रखता है, यानी कि जो सैंपल्स है उनको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। अगला आता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, एक आध कभी कभार आता है। पहले आप समझ लो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। काई स्क्वायर टेस्ट कलेक्ट करता है रिकॉर्ड्स को और ऑब्जर्वेशंस को रैंडमली कलेक्ट करता है। दूसरा, इसमें सारी की सारी एंटिटीज की सैंपल आउटकम्स जो होती हैं वो शामिल करी जाती है। तीसरा, यहाँ पर कोई भी ग्रुप्स नहीं होते, ग्रुप्स के आइटम्स जो होते हैं बस सिर्फ उनको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला अगर बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट का यानी फोर्थ का फॉर्मूला लिखवा दूं मैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा ओ माइनस ई ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ और नीचे यहाँ पे आएगा ई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुना, ये जो सिग्मा स्क्वायर है यानी कि ये जो है इसका मतलब होता है काई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है काई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर सम, ये जो है ये इसका मतलब क्या है सम, इसका मतलब क्या होता है सम। अगला आता है ओ मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ये रहा ओ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ई का मतलब आता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आपको लिख रहा होगा, मैं पूरा लिख भी नहीं रहा हूं इसलिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आता है उसके नीचे, काई स्क्वायर टेस्ट के बाद आता है मान विटनी का यू टेस्ट। मान विटनी का यू टेस्ट बताते हैं। मान विटनी का यू टेस्ट जो है इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्या है ये? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अंदर अगर हम बात करें क्या इसका कोई फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला ज्यादा नहीं दे रखा, इसका फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, और वो आएगा भी नहीं एग्जाम में क्योंकि ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो एग्जाम में आने वाला है, इसको छोड़ दो, ठीक है। आगे आता है क्रूशियल वॉल्स, ये रहा क्रूशियल वॉल्स का एच टेस्ट। क्रूशियल वॉल का जो एच टेस्ट है ये लिखा है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ये कंपेयर करता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स को और अलग अलग तरीके के डिफरेंट साइज के पॉपुलेशंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ये वन वे एनोवा टेस्ट की तरह होता है, जैसे एनोवा टेस्ट होता है, वन वे टेस्ट होता है, ये उनकी तरह होते हैं, ठीक है। और इसको कंपेयर करने के लिए कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं दे रखा। तो बस इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आपके चैप्टर्स में जो ज्यादा आने वाला है वो आएगा काई स्क्वायर टेस्ट, यानी ये वाला, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया इसके न्यूमेरिकल्स कराओगे, तो भाई देखो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में ना बहुत कम आते हैं, सिर्फ एक आएगा, इक्का दुक्का आ सकता है, और नहीं आएगा फॉर्मूला आएगा, क्योंकि पहली बार ये स्टडी मटेरियल आ रहा है और मैं न्यूमेरिकल आपको करा दूं, अभी एग्जाम का कोई आइडिया नहीं है कि न्यूमेरिकल आएगा नहीं आएगा। हाँ, मैं सिर्फ अगर न्यूमेरिकल आया तो ये कह के जाऊंगा, ये कहूंगा कि आप लोग सिर्फ ये वाला न्यूमेरिकल पढ़ के जाना, थोड़ा सीख के कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मैं अपनी वीडियोस में नहीं करा रहा क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएगा, मगर ये वाला अगर आ सकता है, आना चाहे तो ये वाला सीख लेना बाकी यूट्यूब से, ठीक है। बाकी ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले आ सकते हैं बस, और न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चैप्टर आपका 1 जो है पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, एक मिनट रुक जाओ, चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा खत्म हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 जो है वो कल डालूंगा, जिसमें यूनिट नंबर 2 आपकी कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वीडियो का वो बता देना, ठीक है। और एक चीज, अगर आपको वीडियो में नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जाके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स के प्राइसेस पता कर लो, 150 मिनिमम है, उसको आप परचेज कर सकते हो। सारे चैप्टर्स होंगे, नोट्स बाय करना चाहते हो तो जाके मैसेज कर देना, वरना फिर आपको यहाँ से उतारना पड़ेगा, सारा उतार लो फटाफट। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, अब जा रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो भाई।